नमस्कार। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ रहे थे और इसमें लगभग हम 6 नियम को जो है पढ़ा चुके थे और जिसमें हम लोगों का एडवर्ब क्लॉज जो है चल रहा था। तो आप सभी लोगों को पता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब कभी भी हम 2 या 3 वाक्यों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम उसका हिंदी निकाल करके हम लोग जोड़ करके देखते थे, ठीक ना। लेकिन उनको बहुत इजी सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ रूल भी जो है बताया गया, जिसमें हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये 3 रूल से जो है बना था। नाउन क्लॉज आप लोग देखे ही थे, इसके बाद जो है एडजेक्टिव क्लॉज आया था और तीसरे नंबर पर जो है हम लोगों का एडवर्ब क्लॉज चल रहा था। एडवर्ब क्लॉज में हम आपको बता दें कि इसमें ऑलरेडी जो है कितने रूल होते हैं, 9 रूल होता है। तो इन 9 रूलों का काम क्या है, ये हमारे कंजक्शन को खूब आराम से जो है हम लोगों को दे देता है। समझ वाली बात ना। हमको इसमें देखना क्या था, जैसे 9 रूल आने का मतलब सबसे पहले हम लोग टाइम को देखे थे। यानी टाइम आने का मतलब क्या है कि ऐसे 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आपके सामने आ रहा है और दोनों सेंटेंस में चाहे पहले में चाहे दूसरे में कहीं भी यदि समय दर्शा रहा है तो हम समय प्रकट करने वाले कंजक्शन का प्रयोग कर रहे थे, ठीक ना। इसके बाद हम लोगों का एक प्लेस आया था। तो प्लेस में हम क्या बताए कि मान लो 2 सेंटेंस ऐसे आया हुआ है और दोनों सेंटेंस में कहीं भी जगह या स्थान को दर्शाता है तो आप जो है प्लेस देने वाले कंजक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो प्लेस देने वाला कंजक्शन हम लोगों का कौन था, एक वेयर था और एक वेयरईवर था, ठीक ना। तीसरे नंबर पर रूल क्या आया था, रीजन आया था। तो रीजन का मतलब कि इन दोनों सेंटेंस में काम होने का कहीं न कहीं कारण देता है ना। मान लो पहले सेंटेंस में काम हो रहा तो इसका कारण दूसरे में होगा, या दूसरे सेंटेंस का कारण जो है किस में होगा, पहले में होगा। तो हम कारण या रीजन देने वाले कंजक्शन का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते थे। तो वहाँ पर कौन कौन कंजक्शन आया था, एक बिकॉज आया था, सिंस आया था, एक एज आया था। इन तीनों का अर्थ यहाँ पर क्या है, क्योंकि हो गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि इन नियमों के मदद से हम आराम से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक ना। हमको केवल ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंस को जब हम मिलाएंगे जोड़ेंगे तो हम बार बार बताते हैं कि बीच में अपने से कंजक्शन स्वतः आ जाता है। तो हम इन सभी रूलों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो बीच में कौन कौन कंजक्शन आ सकता है उस कंजक्शन का एक फिगर हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये कंजक्शन इसमें लगते हैं। अब आपको ये भी याद करना होगा कि मान लो 2 वाक्यों को जोड़ते समय यदि बीच का कंजक्शन क्योंकि आ रहा है तो हम क्योंकि के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि के लिए 3 कंजक्शन यहाँ पर दिया गया। मेन और पॉपुलर कंजक्शन जो इसका था बिकॉज था, सिंस भी था, एज भी था। ये क्योंकि के अर्थ से जो है जोड़ लेता है। कंपाउंड में भी क्योंकि आएगा। कंपाउंड जब आप बनाने जाओगे तो वहाँ भी आप जब जोड़ने जाओगे तो क्योंकि से लगेगा, लेकिन कंपाउंड में कंजक्शन क्योंकि के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। बस कंजक्शन हटा दोगे, बदल दोगे तो हमारा सेंटेंस ही बदल जाएगा, ठीक ना। इसके बाद जो है चौथे नंबर पर हम लोगों का आया था कंडीशन आया था। कंडीशन में हम क्या बताए कि मान लो हमारे सामने यहाँ पर 2 सेंटेंस आया है और दोनों सेंटेंस में काम होने का कोई कंडीशन यदि दर्शा रहा है तो कंडीशन देने वाले कंजक्शन का प्रयोग करो। तो कंडीशन वाले कंजक्शन कौन था, एक इफ़ था, एक अनलेस भी था और एक कौन था, इन केस था। इन तीनों का अर्थ जो होता है यदि होता है। यदि से शुरू होने वाले वाक्य को ही कंडीशनल वाक्य कहा जाता है, ठीक ना। और 5वें नंबर पर हम लोगों का आया था कंपैरिजन आया था। तो कंपैरिजन में हम लोग क्या देखें, कंपैरिजन को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को डिग्री बताएं, क्योंकि कंपैरिजन में होता क्या है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कंपेयर कर रहा था, है ना। मान लो हम किसी वस्तु को देखे या किसी आदमी को देख लिए और उस वस्तु या उस आदमी का कंपैरिजन जो है कहीं दूसरे से कर रहे थे। यदि कंपैरिजन जो है समान तरीके से हो रहा था तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे थे, और समान कंपैरिजन नहीं होगा तो हम कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री का जो है निगेटिव भी हम बना सकते हैं, ठीक ना। और 6वें नंबर पर जो है आया था हम लोगों का कंट्रास्ट आया था। कंट्रास्ट में क्या है, अंतर या विरोध था। तो अंतर या विरोध का मतलब क्या है कि पहला सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस का विरोध करेगा, ये इसकी पहचान होती है। या दूसरा सेंटेंस जो है पहले सेंटेंस का विरोध करेगा। तो विरोध देने वाले कंजक्शन का प्रयोग हम लोग कर रहे थे।
और विरोध देने वाला कंजक्शन कौन था? दो और अल्दो था। और लगता कहाँ था? हम पहले ही लगाते थे और बीच में ऐसे कामा दे लेते थे, और इस कामा का अर्थ निकालने पर फिर भी या तो भी होता है। समझ में आ रही बात ना? यदि दो वाक्यों को आप जोड़ने जा रहे हो और जोड़ते समय बीच का कंजक्शन जो है हम लोगों का तो भी या फिर भी आ रहा है, तो आप कामा लगा दोगे तो उसका अर्थ निकल जाएगा, ठीक ना? और नहीं तो उसके लिए देन लगाया जाता है। तो यहाँ हम आल्दो देते थे और इसके बाद बीच में जो है कामा लगा करके सेंटेंस को बनाया जाता था। समझ में आ गया ना? तो हम आप लोगों को एडवर्ब क्लॉज में 6 रूल पीछे पढ़ा दिए थे। आज इसमें 3 रूल बचा हुआ है जो बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, जिसमें रूल नंबर 7 है जिसका नाम क्या है? रिजल्ट है। तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से समझना कि आखिर इस परिणाम का मतलब क्या है, कैसे जानेंगे कि यहाँ पर ये परिणाम निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटेंस आपके सामने हर बार की तरह फिर आएगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम लोग एक वाक्य को बनाते हैं, ठीक ना? तो हम जब जोड़ने जाते हैं तो जिस जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, जिस रूल का इस्तेमाल करते हैं वही बनता है। और हम आप लोगों को पहले ही बताए कि सिंथेसिस में होता क्या है? सिंथेसिस का मतलब जोड़ होता है कि 2 वस्तुओं को जोड़कर एक वस्तु यदि आप बना देते हो तो वह क्या बनता है? सिंथेसिस बनता है। और सिंथेसिस जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और एक हम लोगों का कंपाउंड होता है, ठीक ना? सिंपल अपने रूल से बना था, कॉम्प्लेक्स अपने रूल से बन रहा है, और कंपाउंड भी जो है अपने रूल से बनेगा। जिस रूल का इस्तेमाल करेंगे वही बनेगा। हमसे मिस्टेक क्या होता है? हमको कॉम्प्लेक्स बनाने को कहा जाएगा और हम कंपाउंड बना करके आते हैं, क्योंकि जिसका कंजक्शन लगाओगे वही ना बनेगा। तो हमको इतना ही ध्यान देना है, सिंपल सेंटेंस में कहीं कंजक्शन नहीं आया था, एक नाम मात्र केवल एंड आया था, है ना? सिंपल सेंटेंस को ये समझ लो कि हम उसको जुगाड़ से सेट करते हैं, समझ में आया ना? लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा बीच में कोई न कोई कंजक्शन आया है। तो कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स किससे बनेगा, यही तो देखना है। तो किससे बनेगा? मेन कंजक्शन इसका डायरेक्ट होता है प्लस WH होता है। 2 ही शब्द याद ही रखना है, डायरेक्ट से भी जोड़ा जाता है और किससे जोड़ा जाता है? WH से जोड़ा जाता है। WH में तमाम जो क्वेश्चन वर्ड है उनको कहा जाता है, और सभी क्वेश्चन वर्ड को लगभग सब लोग जानते हैं। यदि कहीं वाट सेंटेंस में आ रहा है तो हम आपको बताएं कि वाट जब कंजक्शन आएगा तो अपना 2 अर्थ देता है, पहला की का अर्थ देगा, एक का खुद का देगा। तो वाट का मतलब क्या है? क्या, तो दोनों बन जाएगा कि क्या, ऐसे ही करके देते थे। तो उसी को क्लास वाइज जो है बांट दिया गया, यानी इसको रख दिया गया नाउन क्लास में, फिर एडजेक्टिव क्लास में, और फिर ये जो है एडवर्ब क्लास चल रहा है, जिसमें 7वां नियम क्या आया है? रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट में देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें इसका मेन कंजक्शन क्या होता है। तो देखो इसका मेन कंजक्शन जो होता है सो होता है, एक होता है क्या? डेट। इसमें 2 कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को जो है समझना पड़ेगा, समझ में आया ना? जिसमें ये सो का अर्थ जो होता है कुछ और होता है, और डैट का अर्थ जो होता है कुछ और होता है। दोनों एक जगह जो इसका इस्तेमाल हम लोग जो है नहीं करते हैं, ठीक ना? यानी कहने का मतलब ये है कि सो का अर्थ जो है 2 चीज़ होता है। देखो, सो का अर्थ होता है बहुत भी होता है, और एक होता है इतना भी होता है। तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार इसको हम लेते हैं। और डैट का मतलब सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? की होता है। समझ में आ गया ना? तो फिलहाल इस सेंटेंस में जब हम लोग जोड़ने जाएंगे, जब यह सो और डैट कंजक्शन का इस्तेमाल जब करेगा, कंजक्शन बनेगा, तो ये सो जो है अपना अर्थ किसका देखता है? इतना का देगा। समझ में आया ना? क्या देगा? इतना। एक अर्थ होता है क्या? बहुत भी होता है। तो जैसा सेंटेंस की डिमांड होती है हम वैसा अर्थ लेकर के जो इसको दे लेते हैं। अब समझिए इसका बेसिक रूल क्या है, कैसे आप जानोगे कि यहाँ पर राम वाला ही कंजक्शन आया, ठीक ना? तो देखो इसमें क्या है कि पहले सेंटेंस के वजह से जो है ना, इसके वजह से परिणाम जो है किधर रहेगा? दूसरे सेंटेंस में जो है साफ साफ दिखेगा। यानी कि पहले सेंटेंस में जो काम हुआ रहेगा उसकी वजह से इसका परिणाम किधर दिखेगा? साफ साफ दूसरे में दिखेगा। एक बात बता दें कि इसके सेंटेंस के वजह से इसका जो परिणाम जो होगा, यह परिणाम जो है हमेशा किस अर्थ में होता है? निगेटिव सेंस में ही होगा। मतलब इसके वजह से वह नहीं हो पाएगा, तभी तो परिणाम आएगा।
यानी कि पहले सेंटेंस की वजह से दूसरा सेंटेंस हमेशा प्रभावित रहता है और उसका प्रभाव हमेशा किस में जाता है, निगेटिव में जाता है। यदि ऐसा सेंटेंस आया हुआ है तो हम उसको जो है रिजल्ट के कंजक्शन से जो है बनाते हैं, जिसमें दो कंजक्शन आपको बताए हैं, एक सो होता है और एक कौन होता है, डैट। दोनों दो जगह लगता है। इसके आने का एक स्ट्रक्चर भी होता है, उसी स्ट्रक्चर पर हमेशा यह एक सेंटेंस बन करके आएगा। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। जैसे सेंटेंस जो है आपका लिखेगा ऐसे, देखो यहाँ सब्जेक्ट एक होगा और सब्जेक्ट के बाद ये बी का मतलब तो सबको पता ही होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर होता है, ठीक। और इसके बाद यहाँ जो है भेरी शब्द या भेरी जैसे और भी शब्द हो सकते हैं जो बहुत के अर्थ देते हैं, समझ में आ गया ना। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर एक थे कोई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद फिर हो सकता है कोई अदर वर्ड, और फिर यहाँ दूसरा सेंटेंस देखो हमेशा इस मॉडल का रहेगा, सब्जेक्ट या यहाँ से कुड, और इसके बाद फिर जो है नॉट होता है। इन दोनों में से कोई एक लगा होगा और उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। यही सेंटेंस का मॉडल जो है हमेशा रहता है, समझ में आ गया ना। रिजल्ट वाले सेंटेंस में जहाँ परिणाम का भाव प्रकट होगा हमेशा जो है इसी मॉडल में जो है बन करके आप लोगों के सामने जो है दिखता है, समझ में आ गया ना। जिसमें पहले सेंटेंस का मॉडल ये होगा तो इसमें सब्जेक्ट आप देख ही रहे हो, यहाँ पर बी होगा और यहाँ जो बहुत का अर्थ देने वाला कोई एक शब्द हो सकता है, जैसे वेरी भी होता है, क्वाइट भी होता है, मोर भी होता है, मच भी होता है, जो बहुत का अर्थ देता है, ठीक ना। इसके बाद कोई एक एडजेक्टिव होगा, फिर कोई अदर वर्ड होगा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में हमेशा कौन होगा, कैन या कुड होगा। कब कैन होगा, जब यहाँ इज, एम, आर रहेंगे तो वहाँ कैन होगा, और जब यहाँ वाज, वर रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, कुड होगा। कैसे जोड़ेंगे, अब देखो ये जो बहुत का अर्थ देने वाला शब्द है, बस यही हमको क्या लगा देना है, सो लगा देना है। और इनके बीच में जहाँ फुल स्टॉप आप देख रहे हो ना, इस फुल स्टॉप के जगह पर आपको क्या देना है, डैट कर देना, सबको जोड़ लो जाओ, बस इतना ही काम करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप जो बहुत का अर्थ दे रहा है उसके जगह पर क्या करोगे, सो कर लोगे। और इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो फुल स्टॉप होता है उस फुल स्टॉप के जगह पर आपको क्या करना है, डैट लगा लेना है। और जब हिंदी निकालेंगे तो ऐसे ही कहते हुए जाएंगे और यहाँ कहेंगे इसको क्या, इतना, यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा, की होगा। ऐसे सेंटेंस को जो है जोड़ा जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस जो यहाँ पर दे रखा है, ये 7वां रूल चल रहा है ना। जैसे एक सेंटेंस है कि ही वाज वेरी पुअर है, ही वाज वेरी पुअर, और यहाँ पर जो है फुल स्टॉप है, समझना इस चीज़ को। और इधर कह रहा है कि ही कुड नॉट बाई अ कार है, और यहाँ पर फुल स्टॉप पर। अब मिलाइए अपने सेंटेंस का जो मॉडल है। सेंटेंस में हमने मॉडल क्या बताया कि एक सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट में देखिए कौन है, ही है। और बी में से पांचों सहायक क्रियाओं में से हम किसको लिए हैं, वाज। और बहुत का अर्थ देने के लिए यहाँ पर खुद कौन है, वेरी है। एक एडजेक्टिव यहाँ पर पुअर लगा ही है, इसका मतलब कि वह बहुत गरीब था, समझ में आया ना। इधर कह रहा है कि ही कुड नॉट बाई अ कार, वह एक कार नहीं खरीद सकता, तो समझना यहाँ पर। अब बताइए तो इस सेंटेंस का परिणाम क्या निकला। हम कहें है ना कि पहले सेंटेंस के वजह से दूसरा सेंटेंस हमेशा प्रभावित रहता है। अब ये यहाँ गरीब है तो गरीब का परिणाम देखो साफ साफ जो उधर दिखाई दे रहा है, यानी गरीबी की वजह से वह क्या नहीं ले सकता है, कार नहीं ले सकता है। तो अब इस सेंटेंस का परिणाम उधर दिखा ना, तो जहाँ परिणाम वाले सेंटेंस आते हैं वहाँ परिणाम वाले कंजक्शन का प्रयोग आप लगा दीजिए। और उसका कंजक्शन कौन है, सो है और डैट। कहाँ लगाना है, स्ट्रक्चर देखिए, फार्मूला देखिए, फार्मूला से इसको लगा सकते हैं। तो आप जो है वेरी की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे, सो कर देंगे, इनके जगह पर क्या कर देंगे, डैट करके सेम सेंटेंस को उतार दो, सेंटेंस आपका ऐड हो चुका है। आंसर क्या बनेगा, यानी कि ही वाज सो पुअर, और यहाँ से हो गया क्या, डैट, और यह हो जाएगा ही कुड नॉट बाई अ कार, और यहाँ पर फुल स्टॉप। अब हिंदी अर्थ क्या निकलेगा कि वह इतना गरीब था, या इसका मतलब क्या निकलेगा, इतना गरीब था
कि वह कार नहीं खरीद सका, ऐसे करके। तो इस तरह का भी सेंटेंस हम लोगों के सामने आएगा। यदि ऐसा आता है तो उसको जो है हम रिजल्ट के अंतर्गत जो है ला करके उसको बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? लगा लोगे ना? केवल हमको देखना क्या है कि जब कभी भी हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम तुरंत अपना मिला लेंगे कि इसमें कौन सा रूल दिखाई दे रहा है। यानी कि 9 रूल को अपने दिमाग में जो है फिट कर लो, बैठा लो। इसमें क्या देखना है कि प्लेस से लेकर के और कहाँ तक आए हैं, रिजल्ट तक आए हैं। प्लेस है तो आप प्लेस वाला कंजक्शन देंगे, टाइम है तो टाइम वाला कंजक्शन देंगे, रीजन रहेगा तो रीजन वाला कंजक्शन देंगे। और यदि हमारे सेंटेंस में जो है कंडीशन यदि आया हुआ है तो कंडीशन वाले कंजक्शन का जो है प्रयोग करके हम दे सकते हैं। क्लियर ना? और यदि हमारे सेंटेंस में कंट्रास्ट आता है तब आप क्या करेंगे? कैन यू टेल मी? कंट्रास्ट यदि आ जाता है तो आप किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे? कंट्रास्ट का मतलब अंतर या विरोध। पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का क्या करता है? विरोध करता है। कंट्रास्ट को याद रखना, कंपाउंड जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आएगा ये। तो वहाँ कंट्रास्ट के नाम से नहीं रहेगा, वहाँ एडवर्सेटिव कंजक्शन के नाम से आएगा। एडवर्सेटिव कंजक्शन करता क्या है? पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध करता है। समझ में आया ना? कंट्रास्ट वाले सेंटेंस को जब भी आप जोड़ोगे तो बीच में हमेशा लेकिन, किंतु, परंतु, तो भी यही आता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में किंतु, परंतु, लेकिन को नहीं लगा पाते हैं। इनको आप लगा दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या? आप दिमाग में हमेशा यही याद रखेंगे कि यदि 2 सेंटेंस आया है, दोनों को जोड़ते समय बीच का कंजक्शन यदि क्या आ गया? लेकिन, किंतु, परंतु, तो भी आ रहा है, तो आप इससे सतर्क हो जाना, क्योंकि हम लेकिन के लिए बट लगाते हैं, लेकिन बनेगा क्या? कंपाउंड हो जाएगा। तो वहाँ क्या लगाओगे? आल दो लगाओगे या दो लगाओगे? पहले ही एकदम, और बीच में जो है कामा दे देंगे तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। इतना ही थोड़ा ध्यान देना होता है। समझ में आ गया ना? आइए देखते हैं अब हम 8वां रूल लेकर के चलें, परपोज। ये सबको समझ में आ गया ना? एनी डाउट किसी को? लग जाएगा सभी लोगों से। अब आइए देखते हैं 8वें नंबर का जो रूल हम लोगों का है। 8वें नंबर के रूल को जो है परपोज कहेंगे। आइए, परपोज का रूल जो है आप लोगों को एक बार बताए थे, सिंपल सेंटेंस जब पढ़ा रहे थे तब। अभी हम चेक करते हैं कि आप लोगों को वह विधि याद है कि आप लोग भूल गए हैं। परपोज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य से आप लोगों के दिमाग में कुछ बात ज़रूर आई होगी। आप लोग पढ़े थे किस में? सिंपल सेंटेंस में भी एक उद्देश्य आया था। अब वह उद्देश्य किस में आ रहा था? कैन यू टेल मी? इन्फिनिटी में आ रहा था। इन्फिनिटी वाले रूल में जो है यही समझ लो कि इन्फिनिटी सिंपल सेंटेंस का जो इन्फिनिटी वाला जितना भी सेंटेंस रहेगा वही सेंटेंस इसको पूछेगा किसमें? कॉम्प्लेक्स में। और सेम कंडीशन, सेम लॉजिक, तर्क वितर्क सब कुछ वही है। तो आइए थोड़ा इसको समझा जाए कि परपोज का कंजक्शन क्या है। तो देखिए, परपोज का कंजक्शन कोई और नहीं होता है। अभी भी आप देखें कौन होगा? सो डैट, ये भी होगा। लेकिन अभी अभी आप लोग रिजल्ट में सो डैट को देखे हैं। रिजल्ट में देखे हैं ना सो डैट को, लेकिन सो डैट रिजल्ट में अलग अलग आया था। सो कहीं और लगा था और डैट कहीं और लगा था, लेकिन परपोज में दोनों एक जगह लगेगा। और जब दोनों एक जगह लगेगा तो ये हिंदी का अर्थ आपको देगा क्या? ताकि का अर्थ देगा। ताकि से सेंटेंस को आप जोड़ सकते हो। समझ में आ गया? आइए इसको पहचान देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे पहचान करके देते हैं। आप कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस में जो है सो डैट का जो है प्रयोग किया जाएगा? सो डैट से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि रीजन में इसमें रिजल्ट में भी जो है सो डैट आया था। तो रिजल्ट में जो सो डैट आया था हम अलग अलग लगाए थे, इसमें दोनों क्या है? एक जगह। जब सो डैट एक जगह होता है तो उसका हिंदी अर्थ निकलता है क्या? ताकि। अब समझिए इसका लॉजिक कैसे जानोगे। यहाँ 2 सेंटेंस है, तो देखिए पहले सेंटेंस में यहाँ जो भी काम हुआ रहेगा, ठीक ना? पहले सेंटेंस में जो भी काम हुआ रहेगा, इस काम का उद्देश्य जो है किधर रहता है? दूसरे सेंटेंस में रहता है। सेम वही इन्फिनिटिव का कंडीशन है यहाँ पर। समझ में आ गया? पहले सेंटेंस में जो भी काम हुआ रहेगा, इस काम के होने का उद्देश्य किधर रहेगा? दूसरे में। यानी उद्देश्य का मतलब ये है कि इधर दूसरे सेंटेंस में अभी काम हुआ ही नहीं रहेगा।
ये तो अभी प्लानिंग रहेगा कि हम ऐसा हो सकता है, यानी उद्देश्य जो है साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे इस चीज़ को समझना। इसका एक छोटा सा फार्मूला है कि हम क्या करेंगे कि पहला वाक्य जो है हम पूरा पूरा ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं किससे, सो डैट से जो है इसको ऐड करेंगे। ये हमारा बीच का क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। क्या हम करेंगे, पहले सेंटेंस को पूरा पूरा हम ले लेंगे और दूसरे को हम ऐड करेंगे किससे, सो डैट से। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लेंगे। समझ में आया। क्या करेंगे, जब आगे जब बढ़ेंगे तो इस दूसरे सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट होगा ना, तो दूसरे सेंटेंस का क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। और सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ हम एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, मे या माइट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, मे या माइट का। इन दोनों में से जो है कोई एक का प्रयोग हम करेंगे और प्लस जो सेंटेंस का जो उद्देश्य होता है वह ला करके लास्ट में यहाँ पर जोड़कर फुल स्टॉप कर देते हैं। यही इसका फार्मूला होता है। समझ में आया। आप इस फार्मूला का प्रयोग करके जो है आप इस सेंटेंस को जो है खूब अच्छी तरीके से जो है आप लोग बना सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि हमारा सेंटेंस ऐसा यदि आता है कि पहले सेंटेंस के काम का जो उद्देश्य है दूसरे में यदि दिख रहा है, तो आप पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस हम यहाँ से पूरा ले लिए और पहला सेंटेंस को देखिए किससे जोड़े हैं, सो डैट से। और उसके बाद हम क्या किए हैं कि दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा, दूसरे सेंटेंस का मतलब भाई इधर का एक सब्जेक्ट होगा ना, उस दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ पर ले करके प्लस करेंगे किससे, मे या माइट। मे कब लगेगा, माइट कब लगेगा, पहले सेंटेंस का टेंस बताएगा। यदि यह प्रेजेंट में रहेगा तो वहाँ मे का प्रयोग करेंगे और पास्ट में रहेगा तब हम माइट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखे हैं, उद्देश्य लिखे हैं। यानी कि दूसरे सेंटेंस में जो उद्देश्य है ला करके यहाँ पर ऐड कर लीजिए, सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी कि सेंटेंस कह रहा है कि आई ड्रीव माई स्वॉर्ड है। अब स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार होता है। ये पहला सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, आई ड्रीव मीन्स लेना खींचना होता है, ड्रा मीन्स खींचना होता है ना, उसी का सेकेंड फॉर्म क्या है, ड्रीव है। और कह रहा कि माई स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, मैं अपना तलवार ऐसे खींच लिया। ठीक। इसके बाद इधर कह रहा है कि आई वांटेड टू डिफेंड, इधर कह रहा है कि माई सेल्फ है। अब देखिए तो कह रहा कि आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ है, इधर कह रहा काम हुआ, क्या काम हुआ है, तलवार लेने का काम हुआ है, तलवार खींचने का काम हुआ है। तो हम कहें कि पहले सेंटेंस में जो काम हुआ रहेगा उसका उद्देश्य किधर रहेगा, दूसरे में रहेगा। तो अब उद्देश्य कैसे पता करोगे, पहले सेंटेंस में थोड़ा क्यों से सवाल करके देखो, मैं तलवार क्यों लिया, आंसर मिलेगा किधर, दूसरे में। क्यों लिया, स्वयं को बचाना मैं चाहता था, यही ना। तो हमारे कहने का मतलब कि इस सेंटेंस का उद्देश्य दूसरे में है कि नहीं है, तो अब दूसरे में मिल गया। अब हमको करना क्या है कि पहला सेंटेंस, देखो फार्मूला क्या बोल रहा है कि पहला सेंटेंस पूरा ले लो, तो पहला को लेकर के जोड़ेंगे किससे, सो डैट से। और कह रहा कि दूसरे का सब्जेक्ट कौन है, आई, जबकि दोनों सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, है ना। यहाँ हम दूसरे का सब्जेक्ट ले लिए और उसके बाद मे या माइट, तो मे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लगा देंगे किसको, माइट। और कह रहा कि जो उद्देश्य है ले लो, उद्देश्य क्या है। अब इसमें जब क्यों से सवाल करोगे तो केवल उद्देश्य निकल जाएगा। तलवार क्यों निकाला, यानी कि स्वयं को बचाने के लिए, देखिए यही इसका क्या है, ये उद्देश्य निकल गया। तो बस लाकर यहाँ पर रख दो, सेंटेंस बन जाएगा। बना दें कि बन जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि आई ड्रीव, क्लियर, इधर हो जाएगा माई स्वॉर्ड, अब बीच में हम लगा देंगे क्या, सो डैट। ये कंजक्शन इसका यहीं पर है, हम लिखेंगे यहाँ पर सो डैट, और डैट के बाद दूसरे का सब्जेक्ट है, तो दूसरे का सब्जेक्ट ले लिए आई, और यहाँ से हम ले लिए माइट। तो माइट क्यों लिए हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में था। अब कह रहा कि उद्देश्य ले लो, उद्देश्य क्या है, डिफेंड।
और माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ। टू नहीं आएगा क्योंकि माइट के बाद जो है सीधे वर्ब आता है, यानी ये भले ही हम लिखे हैं लेकिन टू जो है उद्देश्य समझ लो कि यहीं तक रहेगा। समझ में आया ना। तो डिफेंड माई सेल्फ लगा करके सेंटेंस को हम जोड़ करके बना लेंगे, सेंटेंस जो है आपका बन जाएगा। एनी डाउट किसी को? तो ये फार्मूला काम का है ना, केवल फार्मूला का इस्तेमाल। देखो सिंथेसिस में आप लगभग जो है 90% फार्मूले पर ही काम किए हो, और फार्मूला जो है आपके दिमाग में रहेगा तो आप किसी भी सेंटेंस को जो है इजीली बना करके दे सकते हो। केवल सेंटेंस को पहचानो, पकड़ बनाओ। यदि आप पकड़ सही रखते हैं तो सेंटेंस आपका बनता जाएगा, और हमें नहीं लगता है कि कभी कॉपी कलम ले करके जो है आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आप केवल क्वेश्चन देखोगे, ऐसे क्वेश्चन को ओरली ऐसे बोल सकते हो, ठीक ना। एक नियम जो है और बचा हुआ है 9वें नंबर पर, ये हम लोगों का 8वां रूल था, और 8वां रूल हम लोगों का क्या था? परपोज था। अब 9वें रूल पर जो है मैनर है, तो आइए देखते हैं कि मैनर वाले सेंटेंस में जो है हम किस तरह के कंजक्शन का जो है प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा इसको जो है देखा जाए। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? यदि कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि सिंथेसिस को हम बिल्कुल फार्मूला पर सेट करके आपको बता रहे हैं, जिससे आराम से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो और दिमाग में उसको रख सकते हो, ठीक ना। आइए देखते हैं। ये 9वां रूल जो है हम लोगों का है मैनर, और आपको पता होना चाहिए कि मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग, या एक और शब्द होता है क्या? तरीका, या मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर ना। तो इसमें कह रहा कि मैनर है, तो मैनर का मतलब समझिए। पहले इसका कंजक्शन हम आपको दे दें कि इसका कंजक्शन जो है यहाँ पर कौन कौन है। 2 कंजक्शन यहाँ पर है। एक कंजक्शन क्या है? आएज है। आए क्या है? सो फार आएज है। और आपको हम बता दें इन दोनों का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा। देखिए क्या निकलेगा? वैसे ही जैसे। क्या निकलेगा? वैसे ही जैसे। तभी तो ढंग आएगा। समझ में आया? तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, और सबसे पहली बात कि कैसे जानेंगे कि मैनर है। मैनर का मतलब देखो यहाँ 2 सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर हमेशा की तरह रहेगा, ठीक। यहाँ कहेगा कि पहले सेंटेंस में यहाँ पर एक क्या होगा? कोई काम जो है यहाँ पर किया जाएगा किसी ढंग से, किसी तरीका को लेकर के। समझना अच्छी तरह इसको कि पहले सेंटेंस में यहाँ पर जो भी काम हुआ रहेगा वह किसी न किसी मैनर से किया जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है वह भी उसी काम को, ये क्या करेगा? उसी काम को उसी ढंग से या उसी तरीका से कहने को कहता है। समझ में आया? तो इस सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके कंजक्शन का, एज या सो फार एज का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों अर्थ क्या देते हैं? वैसे ही या जैसे का अर्थ जो है यहाँ पर देंगे। यानी पहले सेंटेंस में जो जिस ढंग को अपना करके, जिस मैनर को अपना करके काम किया रहेगा, उसी मैनर को अपनाने के लिए दूसरा भी क्या रहेगा? तैयार रहेगा। एक में काम हो गया रहता है और एक अभी करने वाला होता है। तो हम इसको ऐड कैसे करते हैं? हम ऐड कैसे करते हैं कि ये जो पहला सेंटेंस में तो काम हो गया होता है एक मैनर को लेकर, ये दूसरा अपना काम करने को कह रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसको ले लेते हैं? दूसरे वाक्य को लेते हैं और जोड़ते हैं किससे? प्लस एज या सो फार एज। फिर क्या करते हैं कि ये पहला वाक्य का जो ढंग है, पहले वाक्य का जो ढंग है, ये ढंग यहाँ पर लिख देते हैं, तो सेंटेंस आपका क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये इसका फार्मूला है। आइए क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, और देखते ही जो है आप क्वेश्चन को जो है लगा सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यू हैव ट्रीटेड मी, और फिर कह रहा है कि इन ए सर्टेन वे। थोड़ा लंबा सेंटेंस ही जाएगा। कह रहा कि यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे,
और इधर सेंटेंस कह रहा है कि आई विल ट्रीट यू, और उसके बाद फिर कह रहा है कि इन द सेम वे। क्या कह रहा है? इन द सेम वे। अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझ लो, उसके बाद तब इसको हम लोग ऐड करते हैं। ध्यान से दीजिएगा, ये सेंटेंस क्या बोला कि यू हैव ट्रीटेड मी इन सर्टेन वे। अब देखिए एक शब्द आया है यहाँ पर सर्टेन वे। सर्टेन वे का मतलब क्या है? अच्छी तरह से, निश्चित तरीके से, ठीक ना। और ट्रीटेड का मतलब क्या होता है? इलाज करना या सेवा करना, यही ना होगा। अब ये बोला क्या कि यू हैव ट्रीटेड मी, आप मेरा सेवा किए या मेरा देखभाल किए, और कैसे किए? सर्टेन वे, अच्छी तरीके से, निश्चित तरीके से किए। पहला सेंटेंस बोल दिया। दूसरा में कह रहा है कि आई विल ट्रीट यू, मैं भी करूँगा, मैं भी सेवा करूँगा, और कैसे? इन द सेम वे, उसी तरीके से। तो हम बताएं ना कि पहला सेंटेंस देखो, पहला वाक्य पूरा ले लेंगे, नो, दूसरा वाक्य जब ऐड करने जाएंगे तब, यानी इसके पहले इसका हम ट्रिक क्या बताएं कि कैसे जानोगे कि मैनर है। तो देखो पहले सेंटेंस में काम हो चुका है, एक काम किया गया किसी मैनर को लेकर। मैनर क्या लिया गया? सर्टेन वे को लिया गया, ऐसे करके काम हो गया, ठीक। और दूसरे में जो है काम होने वाला है, अब किस मैनर से? उसी मैनर से होने वाला है। तो हम इस सेंटेंस को ऐड कैसे करेंगे? दूसरा वाक्य हम लेंगे। कह रहा कि मैं सेवा करूंगा ना, तो हम दूसरे सेंटेंस से इतना सेंटेंस को पहले ले लेते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, कैसे? वैसे ही जैसे तुम किए। तो वैसे ही जैसे का मतलब क्या लगाओगे? एज, वैसे ही जैसे तुम किए, यानी कि यू हैव ट्रीटेड मी, फुल स्टॉप। बस इतना ही सेंटेंस को जो है जोड़ करके हम दे देंगे, सेंटेंस जो है आपका बन जाएगा। समझ में आया? इसमें देखो काम करने वाला कौन था? ये यू पहले किया है, और किसका किया है? मी का, यानी आई का ये कर रहा है, ठीक। तो इसमें ये जो इसका जो है जो भी सेवा भाव था ये किया, एक मैनर को लेकर के किया, किस तरीके से किया। अब इसमें कौन करने को करा? दूसरे सेंटेंस में कौन करा? कि आई करा कि मैं अब करूँगा, तुम तो अपना कर लिए, अब मेरी बारी है। लेकिन मैं जब अपना काम करूँगा तो कैसे करूँगा? जैसे तुम किए थे वैसे ही मैं करूँगा। तो इसलिए हम दूसरे सेंटेंस में इस क्लास को जो है यहीं तक हम लेंगे। तो देखिए यहाँ तक इसको ले लिए, और लेने के बाद जो है हम जोड़ दिए किससे? एज से, और उसके बाद जो पहला सेंटेंस है उधर आ गया। और एज का अर्थ क्या निकालोगे? वैसे ही जैसे। जब हिंदी निकालोगे देखो निकल रहा है कि आई विल ट्रीट यू, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा वैसे ही जैसे तुम किए, जिस मैनर को किए उसी मैनर से मैं इसको करूंगा। यही आप लोगों का जो है समझ लीजिए कि एडोब क्लास का जो 9 रूल था। तो ये सभी लोगों को समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है पढ़ क्या रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग पढ़ रहे थे। आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें सबसे पहले हम आपको जो है क्या बताए थे? नाउन क्लास को बताए थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 नियम से बनता है। नाउन क्लास से बनता है, एडजेक्टिव क्लास से बनता है, और एडवर्ब क्लास से। इन्हीं क्लासों से आप तीनों क्लासों को जो जिस क्लास से बना है उसी क्लास का नाम आता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? सभी लोगों को? एनी डाउट किसी को? यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को जो है सिंथेसिस समझ में आया कि नहीं। क्योंकि सिंथेसिस में 3 चैप्टर होता है, और 2 चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा दिए, सिंपल बता दिए और कॉम्प्लेक्स भी बता दिए। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? एनी डाउट किसी को? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।